स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एएलपी का जो 2 मई वाला एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जा चुका है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उसी के कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये है हमारा जनरल बेसिक साइंस का। बेसिक साइंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कब कार्य ऋणात्मक होगा। कार्य ऋणात्मक कहने का मतलब पूछा था किस स्थिति में आपका जो वर्क है वो आपका निगेटिव हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं वर्क जो होता है W इजिकल टू F इंटू एस मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स हमने लगाया इस डायरेक्शन में तो हमको इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो हमको कब निगेटिव वर्क मिलेगा, जब हमारा फोर्स जो जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में न होकर के विस्थापन दूसरे डायरेक्शन में अगर होगा, फोर्स के विपरीत डायरेक्शन में होगा तो हमारा क्या कहते हैं, कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा कि अगर फोर्स का डायमेंशन और विस्थापन का डायमेंशन अगर आपका अपोजिट है तो आपका कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। आइए इसके ऑप्शन का देखते हैं हम। तो जैसे देखिए आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है P इजिकल टू V इंटू आई, P इजिकल टू आई स्क्वायर आर, P इजिकल टू आर स्क्वायर अपॉन V, P इजिकल टू V स्क्वायर अपॉन आर। तो इन तीनों ऑप्शन, जब इन सभी ऑप्शन को आप देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपका, ये वाला ऑप्शन आपका और ये वाला ऑप्शन आपका विद्युत शक्ति को दर्शाता है। ये तीनों विद्युत शक्ति के दर्शाने के अल्टरनेट फार्मूले हैं, लेकिन ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपका ये विद्युत शक्ति को दर्शाता नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपको विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। आपको यही ऑप्शन चूज करना। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का सूत्र। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है कि मतलब कि एक सेकेंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, ठीक है, वही होती है फ्रीक्वेंसी। लेकिन जो उसका सूत्र होता है वो होता है क्या, 1/t, जहाँ पर ये t क्या है, आवर्त काल। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है सूत्र F इजिकल टू 1/t, जहाँ t क्या है, आवर्त काल, और इसकी फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज में होती है, ये आप जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा सार्थक अंक। सार्थक अंक से क्वेश्चन पूछा था। सार्थक अंक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था कि आपका एक स्पेसिमेन का द्रव्यमान दे करके, द्रव्यमान दिया हुआ था और उसके साथ ही साथ आयतन भी दिया हुआ था उसका, ठीक है, द्रव्यमान दिया हुआ था, उसका आयतन दिया हुआ था। तो इसके माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से आपको जो निकालना था घनत्व को निकाल करके उसमें बताना था कि आपके सार्थक अंक कितने हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए किसी पदार्थ का आपका द्रव्यमान दिया हुआ है 90.585, मान लीजिए, ये मान लेते हैं कि ये द्रव्यमान है और उसका आयतन मान लीजिए कितना है, 45। तो हम जब घनत्व निकालेंगे, जानते हैं घनत्व का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम जब हो जाएगा तो आपका मास कितना है, 90.585 डिवाइडेड बाई क्या है, वॉल्यूम कितना है, 45। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.013। तो अब इसमें जो आंसर आएगा उसमें आपको ये बताना है कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं आपके। ठीक है, तो देखिए सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न था कि 1 किलोवाट आवर्स में 1 kWh में कितने जूल होते हैं। तो हमारा ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आप इसको आराम से लगा लिए होंगे। इसका आंसर है 3.6 × 10⁻6 जूल। ये आपका आंसर होता है 1 किलोवाट आवर्स में जो आपका होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो रेजिस्टेंस पे है कि कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी हुई थी और पूछा था कि इन रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में लगाएंगे, मतलब पैरेलल क्रम में लगाएंगे और सीरीज क्रम में जब लगाएंगे तो इनका इक्विवेलेंट या तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो जानते हैं दोस्तों कि हम लोग जानते हैं कि सीरीज में जो तुल्य प्रतिरोध होता है, R इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है R1 + R2 + R3 ... इस तरीके से ये आपका सीरीज का तुल्य प्रतिरोध होता है। और जब पैरेलल में आपको निकालना है तो तुल्य प्रतिरोध, तो 1/R इक्विवेलेंट इजिकल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इस सूत्र का आप यूज़ करके आप अपना तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 प्रतिरोध हैं, 2 3 और 2 का, तो इसको अगर सीरीज क्रम में लगाएंगे तो आपको सीधा इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। 2 3 5 और 5 2 7। ये आपका क्या हो जाएगा, सीरीज क्रम में आपका हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। लेकिन अगर यही आपको अगर उसमें निकालना है पैरेलल में तो क्या होगा, 1/2 + 1/3 + 1/2। इसको जब आप हल करेंगे जो इसकी वैल्यू आएगी वो पैरेलल में हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न था वो ये था कि मैथ का, कि एक घनाभ दिया हुआ था क्यूबाइड, उसका आसन्न फलक एडजेसेंट जो फेस है वो उसका क्षेत्रफल दिया हुआ था क्रमशः 216, 19 और 144। तो बोला था इसके माध्यम से आप इसका आयतन बताइए। किसका आयतन, घनाभ का आयतन।
तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाया, आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। क्या दोस्तों ये क्वेश्चन एरर था, इसमें भी आप अगर कमेंट करके बता सकें कि हाँ क्वेश्चन में एरर थी तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना था। अगर आपने ये क्वेश्चन हल किया था तो इसका ये बताइए कि इसका आंसर कितना था। हमारा अगला प्रश्न है काइनेटिक एनर्जी का सूत्र। दोस्तों हम जैसा कि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होता है के ई इजकल टू ई के इजकल टू 1/2mv², जहाँ पर m आपका क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है, वेलोसिटी या वेग है। ठीक है, तो इसका सूत्र आपका बहुत ही बेसिक पूछा था। हमारा अगला प्रश्न था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो डायमेंशन है, इकाई जो है, उसका मात्रक बताइए। ठीक है, तो जानते हैं दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है कि पदार्थ का द्रव्यमान बटा में जल का द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, यही आपका सूत्र होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी द्रव्यमान, यहाँ भी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कट जाएगा तो आपका जो मात्रक आएगा वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, विशिष्ट गुरुत्व जो होता है, उसका जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन लेस होता है। ये भी हमारा एक प्रश्न था। तो ये जानते हैं कि जो थर्मो साइफन पंप होता है वो नेचुरल कन्वेक्शन पर कार्य करता है, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न था, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों एक प्रश्न परसेंटेज एरर से भी आपका पूछा था एलपी में। मतलब कैसे, परसेंटेज एरर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, परसेंटेज एरर का जो सूत्र होता है वो होता है डिफरेंस इन वैल्यू बटा में ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू दिया हुआ है कि उसका जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, जैसे मान लीजिए किसी वैल्यू का थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो है 50। ठीक है, और ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, और आपको उसको किसी मेजरमेंट के द्वारा, किसी नियम के द्वारा उसका आपको वैल्यू निकालना है। तो मान लीजिए वैल्यू जो आपने वैल्यू ऑब्जर्व की वो आया कितना, मान लीजिए आ गया 48 या कुछ भी आ गया, मान लीजिए 48 आ गया। तो इसमें परसेंटेज एरर आपने कितनी की, तो देखिए डिफरेंस कितना आया, थ्योरेटिकल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू का डिफरेंस कितना आया, 2 आया डिफरेंस। तो डेल्टा वी की जगह क्या हो जाएगा, 2 बटा में ओरिजिनल जो है 50, ये 50 हो गया, इंटू क्या कर देंगे 100। तो इसको जब हल करेंगे आप तो 4% का क्या आ जाएगा, आपका एरर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते थे। डीजल इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन था, डीजल इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका जो ऑप्शन है कंप्रेशन इग्निशन, इस सिद्धांत पर डीजल इंजन आपका कार्य करता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन था वो था कि मॉसफेट का क्या कार्य है, मॉसफेट का जो फंक्शन है उसके बारे में पूछा था। तो दोस्तों मॉसफेट जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो सिग्नल को एम्पलीफाई, प्रवर्धित या स्विच करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये है मॉसफेट का कार्य, ये फंक्शन है। तो आपको जो ऑप्शन में ये मिलता आपको वही चूज़ करना था। हमारा अगला प्रश्न था कि कार्य का, वर्क का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो वर्क का सूत्र होता है W=F/AC, ये आपका क्या होता है, वर्क का ये सूत्र होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन फोर्स के ही डायरेक्शन में रहेगा तो आपका पॉजिटिव आएगा वर्क। और अगर डिफरेंस मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन है और जो विस्थापन का डायरेक्शन है वो अगर विपरीत हो जाएगा तो आपका निगेटिव में आ जाएगा वर्क। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है R=ρl/A। तो इस पर क्या दिया हुआ था दोस्तों कि अगर किसी चालक का लेंथ और एरिया दोगुना कर दिया जाए तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप इसका यूज़ करके R=ρl/A का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं कि उसका चेंज क्या होगा। देखिए यहाँ L क्या है, ये लेंथ, ठीक है, इसको भी दोगुना किया जा रहा है और A को मतलब एरिया को भी दोगुना किया जा रहा है। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नो चेंज। तो दोस्तों इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो चेंज। हमारा अगला जो प्रश्न था वो पूछा था पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है। तो दोस्तों डायमेंशन से भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे, एक दो क्वेश्चन आपको डायमेंशन और मात्रक से मिल गए थे। तो इसका जो आंसर है वो m⁻²। इसमें l जो होता है वो ऑब्सेंट होता है, तो इसको आप इस तरीके से मिल सकते हैं mL0T⁻²। तो ये भी ऑप्शन अगर हो तो आपका ये भी टिक कर सकते हैं और ये भी टिक कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन पूछा था कि फूड चेन के कौन से घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आप अगर फूड चेन को अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो जो सबसे पहली नंबर जो आता है वो आता है प्रोड्यूसर का, दूसरा जो आता है वो प्राइमरी कंज्यूमर का, तीसरा जो आता है सेकेंडरी कंज्यूमर का, और जो चौथा आता है वो टर्सरी कंज्यूमर का। तो दोस्तों ये जो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी जो कंज्यूमर है ये डिपेंडेंट होते हैं किस पर, प्रोड्यूसर पर। जब ये खाना बनाएंगे तभी ये इनको मिलेगा। और जो प्रोड्यूसर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस से स्वयं बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था A3 साइज पेपर जो होता है उसका डायमेंशन पूछा। तो ये आपका डायमेंशन हो जाएगा 420 × 297। ये आपका A3 पेपर्स का जो होता है वो साइज होता है।
दोस्तों अगला जो प्रश्न था वो था मोटर एवं जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो जो इसका ऑप्शन था वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करते हैं आपका मोटर और जनरेटर। इसके साथ ही साथ मैं दोस्तों ये भी बता दूं कि किस तरीके का जनरल साइंस का क्वेश्चन आपको पूछा था। तो दोस्तों देखिए जनरल साइंस में जो है विद्युत से आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी क्वेश्चन थे, आपके रेजिस्टेंस से थे, उसके बाद वोल्टेज निकालने का था, परिपथ में कोई परिपथ दे दे, सर्किट दे दे तो उसका वोल्टेज निकालने का, इस तरीके का क्वेश्चन, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालने का क्वेश्चन था। तो P=VI पर भी क्वेश्चन काफ़ी थे, विद्युत पावर निकालने का। उसके बाद रेजिस्टेंस के काफ़ी क्वेश्चन थे। उसके साथ ही साथ डायमेंशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे, 1-2 क्वेश्चन डायमेंशन और यूनिट का भी, और इसके साथ ही साथ आपका वर्क एनर्जी से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों आप इसको देख के जाइए और 6 मई को आपका अपना पेपर जो है अच्छे से करके जाइए। अगर 6 मई में आपको अच्छा नंबर गेन करना है तो आप बेसिक साइंस में आप इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं तो आप इसको इग्नोर ना करें, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पढ़ के जाएं। बाकी अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं 10-12 में तो आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से या किसी भी बेसिक साइंस के किसी भी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।